नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे मोदी का चुनावी आगाज, विपक्ष की जमीन तलाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शुभारंभ के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज बुलंदशहर से कर दिया है, तो वहीं यूपी के बाद उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा कराने की पार्टी की तैयारी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हो सकती हैं। इसके साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि फरवरी से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें 3 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की होंगी, जबकि 13 अन्य रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन रैलियों के जरिए भाजपा आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। वहीं एक तरफ जहां भाजपा तमाम दिग्गज नेताओं की जनसभा को लेकर तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी है। इसके तहत 26 जनवरी को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी, जबकि 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून में रैली होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। हालांकि उनकी रैली से पहले एक विवाद जरूर राज्य में खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन देहरादून से परेड ग्राउंड में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के लिए परमिशन मांगी, जिसे जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया। जिसके बाद कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के दबाव में प्रशासन ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 जल्द होने जा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी की तैयारियों के साथ ही जनवरी महीने की भी विदाई है। ऐसे में चुनाव के लिए समय बेहद कम है। वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज बुलंदशहर से कर दिया है। वहीं यूपी के बाद उत्तराखंड में भी पीएम मोदी की विशाल जनसभा कराने की पार्टी तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हो सकती हैं। इसके साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि फरवरी से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून में जनसभा कराने की तैयारियों में लगी हुई है। हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोग एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। पार्टी को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं, उनके संग और भी वरिष्ठ जन आएंगे। लेकिन उससे पहले 26 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी टी.एस. देव साहब और हमारे अन्य नेतागण उसमें यहाँ उपस्थित होंगे और 27 तारीख को हमारी ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी आ रही है, उसमें भी उसकी भी बैठक होनी है और 28 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो बहुत सारे सीनियर्स इसमें उपस्थित रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर उत्तराखंड में केवल वोट बटोरने वाली पार्टियों की नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। और हम लोग जो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, हमारा मैंडेट भी यही है। और हम लोग जो क्षेत्रीय दल हैं यहाँ पे, तमाम तरीके के जितने क्षेत्रीय दल, उनसे लगातार बात कर रहे हैं और उनसे ज्वाइंट अलायंस बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि वो एक मंच पर आएँ और सारे लोग अपने एक सामूहिक सहमति से एक प्रत्याशी खड़ा करें।
हर लोकसभा सीट पर, और उनको जनता के बीच में लाएं ताकि जनता के मुद्दों पर लड़ाई जो चल रही है उन मुद्दों को ताकत मिल सके और उस लड़ाई को भी ताकत मिल सके। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है और अब भाजपा एक बार फिर हैट्रिक मारने की तैयारी में लगी हुई है। बूथ पदाधिकारियों के नए मतदाता बनाने के साथ ही उनसे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार मतदाता बने युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा भी पार्टी कई अन्य कार्यक्रम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुलाई है, जबकि 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून में रैली की भी तैयारी चल रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में पहले परमिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन देहरादून से परेड ग्राउंड में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के लिए परमिशन मांगी, जिसे जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया। जिसके बाद कांग्रेसियों का आरोप है भाजपा के दबाव में प्रशासन ने उनकी अर्जी खारिज की है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए अपने कार्यकाल को याद करने का आग्रह किया है। एक पत्र हमें 23 तारीख की शाम को प्राप्त हुआ है और कल उनके द्वारा ये कॉपी भी रिसीव करा गई थी हमारे ऑफिस में। उसके क्रम में ये हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मांग कर दिया है और उनसे कहा गया है कि इस पे तत्काल कार्रवाई करें और संपर्क भी कर लें पार्टी से कि कहाँ किस लोकेशन पे उनको चाहिए परेड ग्राउंड में, क्योंकि उसके 2 हिस्से हैं परेड ग्राउंड के, और अकॉर्डिंगली कार्रवाई तत्काल। देखिए, स्थानीय प्रशासन देशकाल परिस्थिति के हिसाब से जो है परमिशन निर्णय वगैरह देते हैं। बहुत सारी रैलियों की हमें स्वयं भी जो है, हम सरकार में हैं लेकिन हमारे संगठन को भी परमिशन नहीं मिलती। वो देखना पड़ता है कहाँ की परमिशन मांगी गई है, जगह उपलब्ध है कि नहीं है, कौन सा दिन है, कोई त्यौहार तो नहीं है। इन सब चीज़ों को जो है प्रशासन देखता है और इसके निमित्त प्रशासन देखेगा क्या कारण है। इसमें सरकार पर आरोप लगाना सरासर गलत है। कांग्रेस अपने समय को याद कर ले, जब हमें तो जो है साधारण दिनों में सामान्यतः रैलियों के आयोजन की परमिशन नहीं दी जाती थी। तरह का माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है। विपक्षी दलों के दमन के लिए जानबूझकर इस तरह के कुत्सित प्रयासों को अंजाम दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि कभी भी किसी विपक्षी दल को यदि कहीं किसी जगह की स्थान की अनुमति या निवेदन के लिए हाजिरी लगानी होती है तो वो जिला प्रशासन के पास जाता है। कभी भी विपक्षी दल सरकारों के पास नहीं जाया करते। ये जिला प्रशासन का दायित्व है कि वो सबके लिए समदृष्टि रखें। पिछले दिनों 10 से 12 आयोजन इस परेड ग्राउंड में हमने होते हुए देखे। केवल मनाही हमारे लिए है। जिला अधिकारी क्या हमको आश्वस्त करती हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक भी राजनीतिक रैली यहाँ परेड ग्राउंड में नहीं होने देंगी। तो ऐसे में अधिकारी को अपराइट होना चाहिए, अधिकारी को सबको एक नजर से देखना चाहिए। कुल मिलाकर समय बीतने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पीएम मोदी के साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं की रैलियों को कराने की तैयारियों में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी जमीन तलाशने में लगा हुआ है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है और हार से किसका सामना होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हैं। इसके साथ ही सुभाष झा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चा शुरुआत हम हनी पाठक जी के साथ में करेंगे। हनी जी, बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि खड़गे के दौरे को लेकर आपकी ओर से सियासत की जा रही है। क्या कहेंगे आप? हनी जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे सुनाई नहीं दिया असल में। गरिमा जी जी हनी जी, आपको आवाज मिल रही है अभी हमारी? मैं फिर से कनेक्ट होती हूँ। हनी जी, आपको आवाज मिल रही है? तो हनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, उनको रुक कर लेते हैं, उसके बाद में हनी जी के पास जाएंगे। मंजू जी, स्वागत आपका। मंजू जी, आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सियासत, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि हमें कोई डर नहीं है, कोई भी राजनीति करे, कोई भी रैली करे, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। फिर आपकी ओर से इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?
देखिए गरिमा जी, जिस तरह से इन्होंने आवाज आपकी गरिमा जी आवाज आ गई मुझे। हाँ ठीक है हनी जी लौटेंगे आपके पास, अभी मंजू जी को सुन लेते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाया और खड़गे माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी की रैली को वहां पर परेड ग्राउंड में करने से मना कर दिया है। इनकी दहशत कांग्रेस के प्रति साफ झलक रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने जो किया है उससे ये डर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि इनको पता है खड़गे जी आएंगे, जो जनता के हित के मुद्दे जो इन्होंने नहीं किया, बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न और इन सब चीजों पर, आटे से लेकर दही तक पर जीएसटी तक की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बस गया है कि अगर खड़गे जी आएंगे और परेड ग्राउंड में जो हुजूम लगेगा उससे ये लोग कहीं ना कहीं डर रहे। इसलिए, और जहां तक बात है कि डीएम जो है, प्रशासन जो है, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ये लोग आश्वासन दें कि अब चुनाव तक कोई भी राजनीतिक बीजेपी की या किसी भी पार्टी की कोई रैली परेड ग्राउंड में नहीं होगी। अगर खड़गे जी की रैली नहीं होगी तो इनकी भी कोई रैलियां वहां पर नहीं होंगी। इसका इनको जवाब देना होगा। क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार कांग्रेस सबसे बड़ी और मजबूत विपक्ष है, उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? ठीक है हनी जी के पास जाते हैं। हनी जी, सौतेला व्यवहार क्यों? क्या डर रही है बीजेपी? किसी प्रकार का कोई डर है? सियासत आखिर रैली पर क्यों अनुमति देने को लेकर आरोप मंजू जी लगा रही हैं? वो कह रही हैं कि आपको क्या समस्या है? हास्यास्पद बयान, हाँ, एकदम हास्यास्पद बयान सभी कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं का। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने गरिमा जी जिला अधिकारी की वो सुनी होगी ना, डीएम की बाइट। उस बाइट में उन्होंने क्या कहा है कि 23 तारीख की शाम को हमारे पास ये लेटर पहुंचता है। तो और उन्होंने उसको तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा और ये कहा कि जो इसमें हो सकता है वो करिए। अगर हमें भी कोई पार्टी की रैली करनी होती है, हम सत्ता में ही हैं, लेकिन हमें पत्र किसी ऐसी जगह पर अगर रैली करनी है, जैसा परेड ग्राउंड हो गया, बन्नू स्कूल हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो हम लोगों को परमिशन 1 हफ्ता 10 दिन पहले लेनी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति भुनाने वाली बात है। इनको खुद को पता है कि इनकी रैली में लोग तो इकट्ठे हो पाएंगे नहीं, तो इसको सियासी हथकंडा किस तरीके से अपना सकते हैं, उस तरीके से सियासी हथकंडा अपनाने के लिए इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रही है कि हमें आश्वासन दे कि आज के बाद आपकी रैली नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों दे आश्वासन? हम अगर पहले चिट्ठी देते हैं, हमें पहले परमिशन मिलती है, हमें उसका पहले जानकारी हो जाती है, तो फिर इसमें कैसी परमिशन लेने वाली बात है? हम नियम और कानून के हिसाब से चल रहे हैं, हम परमिशन के लिए लेटर पहले भेजते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता है, इनसे पूछे 16 जनवरी को बन्नू स्कूल क्यों बुक कराया गया है और उसकी परमिशन इन्हें क्यों मिली है? 16 फरवरी की आप मुझे ये बताइए क्यों मिली हुई है? इसलिए मिली हुई है 16 तारीख की, क्यों? क्योंकि इन्होंने बन्नू स्कूल में पहले ही रैली के लिए उसको बुक कर दिया है। तो आप इनके सियासी खोपड़ी को देखिए, इस जगह पे ये 23 तारीख को भेजती है, 23 तारीख को भेजते हैं कि हमें बन्नू स्कूल में चाहिए परेड ग्राउंड रैली कराने के लिए, और बन्नू स्कूल के लिए इन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वहां पर पहले ही इन्होंने अनुमति ले ली है। तो इनके सियासी मापदंडों को देखिए कि इनकी खोपड़ी किस तरीके की चलती है कि बन्नू स्कूल में तो इन्होंने 16 तारीख की अभी से बुकिंग कर ली है, लेकिन परेड ग्राउंड के लिए सियासी हथकंडा अपनाने के लिए, जनता को एकदम बेवकूफ बनाने के लिए और जनता से थोड़ी वो क्या उसे कहते हैं ये संवेदनाएं लेने के लिए इस तरीके के मापदंडों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इनको ये बोलते हुए कि आप लोग इस तरीके के सियासी हथकंडे मत अपनाइए। 70 साल से ज्यादा पुराने हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोगों का गठबंधन में एक एक करके सब लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं आप लोगों के इसी कुकर्मों के कारण। लेकिन ये कुकर्म उत्तराखंड की देवभूमि में भी मत करिए। अपने सियासी हथकंडे वो जगह अपनाइए जो कि जायज हो और सही हो, जो कि गलत है उस चीज के लिए मत बोलिए। ठीक है। हमारे साथ में यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। शांति प्रसाद जी, दोनों एक दूसरे पर सियासत का आरोप लगा रहे हैं। मंजू जी कह रही हैं कि हमें नहीं जनता तक अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया जा रहा है। हनी जी कह रही हैं कि सियासत है और ये सिंपैथी कार्ड है। आपको क्या लग रहा है? देखिए गरिमा जी, हाँ, आज की आपकी जो डिबेट है, डिबेट का सार है कि मोदी जी चुनाव का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो
इसमें बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सरकारी खर्चों से भारतीय जनता पार्टी विगत समय से जो है लोकसभा की तैयारी पर लगी है। वो चाहे फिर कोई भी इवेंट हो, उसमें मोदी जी का फ्रंट में आना और उसको राजनीतिक मंच बना देना एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लगने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाते हुए पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहती है कि हम और हमारे अलावा कोई नहीं है। अब आ जाइए उत्तराखंड में, मल्लिका खड़गे जी आकर यहाँ पर परेड ग्राउंड में कोई सभा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कौन सा ऐसा दौर है जो आप यहाँ पर सभा करके उत्तराखंड की जनता को प्रभावित करने आ रहे हैं? आप भी गलत काम कर रहे हैं। भाई चुनाव जब आचार संहिता लगेगी तब चुनाव का माहौल होगा, उससे पहले तो जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे बात करेगा, इसका मतलब उत्तराखंड की जो कांग्रेस की यूनिट है वो इतनी कमजोर है कि वो मुद्दों पे बता नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है। इसीलिए मल्लिका खड़गे अर्जुन जो यहाँ पर आएंगे और तब वो जनता को समझाएंगे, तब जनता की समझ में आएगा। हमारा ये कहना है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे लोकसभा में किए थे, हम देखना चाहेंगे कि मोदी जी उन वादों पर उत्तराखंड की जनता को क्या कहेंगे। जो गांव गोद लिए उस पर क्या हुआ? जो सांसद अनिल बलूनी जी थे जिन्होंने संताली पुल के लिए सीना ठोक कर कहा था कि मैं बनवा के दिखाऊंगा, संताली पुल आज तक नहीं बना, क्या कारण है, क्यों रुका है? उत्तराखंड के अंदर जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो। एक वेदर नहीं झेल पा रही है ऑल वेदर रोड, चारों तरफ से टूट टूट कर दरक रही है, रास्ते जाम हो रहे हैं, उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है ढंग से। ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगार संघ बनाकर यहाँ पर बेरोजगार लड़के जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं इस पर मोदी जी क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात है। हमारा ये कहना है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी पाले हुई है, हम बड़ी ईमानदारी से जनता के बीच में ये बात कह रहे हैं और जनता इस बात को समझ भी रही है। अखबार मैनेज कर और सरकारी धन का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में आई है। और अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि विपक्ष के नेता यदि जिला अधिकारी के आगे अनुमति मांगते हैं और यदि उसको चिट्ठी कर उसमें लिंगर ऑन अगर जिला अधिकारी कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर प्रशासन कितने दबाव में है। हमारा ये कहना है कि परेड ग्राउंड में जिस दिन की उन्होंने कोई अनुमति मांगी है, कोई ऐसा सरकारी कार्य नहीं है जिसके लिए उनको अनुमति देने में दिक्कत आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि उन्होंने ये कह दिया कि अनुमति नहीं मिली है और अब हम राजपुर रोड अपने कार्यालय में जो है जनसभा करेंगे, उस समय ट्रैफिक का क्या होगा? पूरा देहरादून जाम हो जाएगा। एक कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसा विवाद खड़ा कर रही है ताकि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटके और जनता का ध्यान भटकाकर हम लोकसभा का चुनाव बड़े प्यार से मोदी जी के नाम से चुनाव जीतने का प्रयास करें। हमारा ये कहना है कि जिन बुनियादी मूल्यों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर काम नहीं हुआ। डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश हमारी संपत्ति नहीं छोड़ रही, जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हम इनको मुद्दा बना रहे हैं। देखते हैं मोदी जी वन अधिनियम में क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे, रोजगार पर क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटी पे क्या बोलेंगे, पलायन पर, राजधानी पर क्या बोलेंगे। यदि इसके अलावा भाई बहनों पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी कहकर पिछली बार चले गए आंख में धूल झोंक कर, इस बार यदि कोई नया मंत्र लेकर आएंगे तो मोदी जी को उसी चीज में घेरा जाएगा। और हमारा ये कहना है कि लोकसभा में गए सांसदों ने 1 रुपए का काम उत्तराखंड के लिए नहीं किया है, वो चाहे वो टिहरी की सांसद हो, पौड़ी के सांसद हो, फिर वो चाहे अल्मोड़ा के हों और नैनीताल के हों। इनकी उपेक्षा से उत्तराखंड विकास से रुका है। केंद्र ने हमारी अनदेखी करी है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड जो है कर्रा रहा है, विकास के कामों में अवरुद्ध है और जो विकास के काम हुए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। देखने वाली बात है कि सरकारी खर्चे से मोदी जी उत्तराखंड के अंदर क्या झूठ बोलकर जाएंगे, बस ये देखने वाली बात। ठीक है, उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। उमा जी बहुत स्वागत आपका। हम आपकी भी राय ले लेते हैं, उसके बाद हम सुभाष झा जी के पास में जाएंगे ताकि वो एक अलग
के हिसाब से अपनी बात रखेंगे। उमा जी, आप भी एक राजनीतिक दल हैं और आरोप यहाँ पर एक बहुत खास है राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया, वो ये कि हमें अपनी बात पहुंचाने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमें परमिशन नहीं मिल रही है, अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी यही बात कही। तो देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है कि सभी दलों को हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। क्या आपको लग रहा है कि ये सियासत हो रही है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे साथ सियासत हो रही है, हमें मौका नहीं मिल रहा। दूसरे हनी पाठक जी बीजेपी से, वो कह रही है कि ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, इनको पता है कि इनकी रैली में कोई नहीं आने वाला, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। सच क्या है? देखिए गरिमा जी, सियासत है तो सियासत ही होगी। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति तो होगी। उस राजनीति को फेयर गेम की तरह हमें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि राजनीति है, सामने मोदी है, सामने विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो हमें अब विपक्ष को अपने हथियारों को कैसे पहना करके जनता के बीच में जाना है, ये हमें सोचना है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और वी आर इन वॉर। अगर हम चुनाव में हैं तो दोनों तरफ से सेनाएं अपने शस्त्र लेकर खड़ी हो गई हैं, और अब हम सेनाओं को ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है या वो नहीं करने दिया जा रहा है, और नहीं करने देंगे। अघोषित आपातकाल पूरे देश में लागू है। हमने तो इस देश में घोषित आपातकाल भी देखा है, और आज जो आपातकाल लगा हुआ है घोषित आपातकाल है। आप कितना भी शांति प्रसाद भट्ट जी का जो दर्द है, बार बार हर डिबेट में वो बेचारे एक एक मुद्दा लेकर विस्तार के साथ हमें बताते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन नहीं होगा भट्ट जी, बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। जब तक हम सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, नहीं होगा। तो देखिए, इस समय सत्ता उनके पास है, धन उनके पास है, बल उनके पास है, और राम की जो लहर पूरे देश में उन्होंने पैदा कर दी है वो भी उनके पास है। अब विपक्ष को सोचना है कि वो क्या करे। अब जनता को सोचना है कि राम लहर में के ऊपर तैर कर अगर वो उनके बच्चों को नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, हमारे पुल हमारी नदियां बच जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी परिसंपत्तियों का विवाद जो है वो अगर सार्थक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग अघोषित आपातकाल के उस दौर को हिंदुस्तान देख रहा है जहां पर कि बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। हमारे नेताओं को बिना किसी आरोप के, बिना किसी आक्षेप के, बिना का आज तक चार्जशीट लगाए हुए 1-2 साल से आम आदमी पार्टी के लीडर्स बंद हैं, उनके ऊपर अब तक सीबीआई चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाई है कि किस चार्ज में इन लोगों को बंद किया गया है। गरिमा जी, इस समय देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति पर टिका हुआ है। इस समय हमारा पूरा देश, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत मैसेज आते हैं, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग वो हिंदी भाषी हो जाते हैं अचानक। उन्हें भारत और इंडिया के बीच में अंतर पता चलने लग जाता है। जिनके घर के एसी कभी बंद नहीं होते हैं गर्मियों में, वो भारत की बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय जो प्रचार तंत्र बीजेपी ने अपने हाथ में लिया हुआ है और जिस तरीके से पैसा झोंक रखा है प्रचार में, उसके लिए शांति जी आप चाहे कितनी भी टेंशन ले कि सरकारी धन का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, भाई वो होगा, सत्ता उनके पास है। अब हमें देखना है कि हमें एकजुटता के साथ कैसे इस तंत्र के साथ मुकाबला करना है। ठीक है, सुभाष झा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपनी चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सुभाष जी, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और सियासत को लेकर ही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इन्हें पता है कि इनकी रैली में कोई नहीं आने वाला है, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। दौरे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आपको क्या लग रहा है, सच क्या है? देखिए, मूल सवाल यह है, गरिमा जी आवाज आ रही है क्या? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ, मूल सवाल यह है कि लोकतांत्रिक तौर तरीके भी इस देश के लिए कुछ हैं, और हम लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र को की तरफ आगे अगर नहीं बढ़ेंगे तो ये परिपाटी जो है बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसलिए ये जान लीजिए कि हम कहते हैं कि जब बताइए कि इस तर्क में कोई दम है क्या? जब आप कहते हैं कि इनके रैली में कोई नहीं आएगा तो फिर आपको इतनी फिक्र क्यों है? इनके रैली में कोई नहीं आएगा, फिर 5 लोग ही आएंगे तो 5 लोगों के लिए तो कभी आप परेड ग्राउंड खाली है, फिर आप आदेश कर देते। इसके लिए इतना विवाद बढ़ाने की जरूरत क्यों थी?
दूसरी बात, जो परेड ग्राउंड ऐसे ही बहुत छोटा हो रखा है, पता नहीं सरकार ने उस पर बिल्डिंगें बनवा करके इस शहर का एक ग्राउंड था परेड ग्राउंड, वो भी परेड ग्राउंड अब एक कोने में जाकर के सिमट गया है। अब रह गई बात, जहां तक भाजपा और कांग्रेस का सवाल है, तो ठीक है, ये आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा डर गई कि कहीं जो है केदारनाथ मंदिर का सोना घोटाला नहीं सामने आ जाए, कहीं अंकिता भंडारी ये सामने ना आ जाए, कहीं जो है यहाँ स्मार्ट सिटी को लेकर के जो बीच में काम रुक गया था वो लेकर के सरकार सामने ना आ जाए, यहाँ के रोजगार का सवाल ना आ जाए, यहाँ अग्निवीर का सवाल ना आ जाए, यहाँ का पलायन ना आ जाए। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि खड़गे जी विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रोग्राम करने देती। और दूसरी बात, हम अपने भाई भट्ट जी से भी कहेंगे कि यह अधिकार हर एक पार्टी को है कि वो अपना रैली जब चाहे करे और उसकी सूचना प्रशासन को दे। ये समान कल्चर है कि प्रशासन को 5 दिन 7 दिन पहले सूचना दिया जाता है डीएम को, और डीएम जो है डीएम का आदेश स्वीकृति की मात्र नहीं होती है, सूचना की बात होती है कि सूचना मिल गया, डीएम उसकी व्यवस्था करे कि शहर में कोई अफरा तफरी ना मचे। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि आप अपर सचिव से मिलिए, तो सचिव से मिलिए, तो मुख्यमंत्री इस पर बताएंगे, इसका मतलब सीधा मामला ये है कि इसका जलेबी बनाना है और जलेबी बना करके कार्यक्रम को नहीं होने देना है, और निश्चित तौर पे इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है, अभी हनी जी के पास में जाएंगे। हनी जी, आपने सुन लिया, लगभग सभी विपक्षी दलों की ओर से आप पर आरोप लगाया गया कि आपकी ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि आपको भी डर है कि कहीं जनता असली सच जो विपक्ष बताएगा वो ना जाने। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार से सुभाष जी भाई साहब की बात का जवाब देती हूँ। हाँ। इनकी बातों का अगर रिवर्स आप सुने तो इन्होंने 2 बातें अपने सेंटेंस में एक साथ कही है। इन्होंने क्या कहा है कि आप परमिशन दे देते ना, इन्होंने एक बात ये कही। हाँ। दूसरी बात अशोक झा जी ये कहते नजर आते हैं कि अगर ये जिला प्रशासन को अनुमति के लिए पत्र भेजिए, जिला प्रशासन अनुमति देगा, और जिला प्रशासन का काम इस तरीके से अनुमति देना। आप मेरी आवाज सुन रही है गरिमा जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, जिला प्रशासन का वो है कि जिला प्रशासन अनुमति देगा, और जिला प्रशासन की बात है भी नहीं कि वो अनुमति देगा, वो बस आपकी व्यवस्था करेगा कि कोई अफरा तफरी ना मचे। इन्होंने यही बात कही है, बिल्कुल ठीक। अब मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ कि खुद ही कह रहे हैं कि अनुमति आपने नहीं दी, तो मतलब ये कौन सी बात करना चाह रहे हैं, मुझे ये जरा क्लियर करे। ये वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन 2 तरह की बात करते हैं। ये कभी कहते हैं कि अनुमति आपने नहीं दी, कभी ये तुरंत तीर उठाते और कहते हैं कि जिला प्रशासन को लेटर 6-7 दिन पहले भेजना चाहिए। मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में मिस गरिमा जी आपको क्या कहा, मैंने यही कहा ना कि डीएम ने क्या बोला है, 23 तारीख को हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है और कहा है कि जो उचित कार्यवाही हो सकती है करिए जिससे इनकी रैली हो जाए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अशोक झा जी ने शायद मेरी ये बात को अच्छे से सुना नहीं। दूसरी बात को मैं अशोक झा जी से पूछना चाहती हूँ, 16 तारीख की रैली की बन्नू स्कूल में आप क्या कहना चाहेंगे अशोक झा जी? उसकी परमिशन इन लोगों को पहले से कैसे मिल गई? आप वरिष्ठ पत्रकार है तो बेटर रहेगा कि पत्रकार की भूमिका में सवाल उठाइए, सिर्फ एक पार्टी को इंगित मत करिए। पत्रकार वो होता है जो कि दोनों पार्टी के बारे में बात करे, आप सिर्फ एक पक्ष को बोलते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, गरिमा जी लेट मी कंप्लीट। ऐसे कैसे आप कह रही है कि हो गया? हनी जी सुनिए, अभी इन्होंने फिर दूसरी बात क्या कही कि बन्नू स्कूल की परमिशन के बारे में अब आप बताइए ना। उसकी परमिशन इन लोगों ने इतने दिन पहले कैसे ले ली? उसकी परमिशन के बारे में इन्होंने कैसे कह दिया? फिर ये कहते परेड ग्राउंड को कोने में शिफ्ट कर दिया। अरे महानुभूति, जरा ये देखो कि परेड ग्राउंड और पूरी दीवालों का देहरादून में क्या हाल है। पूरे को सौंदर्यीकरण किया जा रहा, वहां पुस्तकालय बनाया गया है, किस तरीके से लोग अपनी रील बना रहे हैं, यहाँ पे युवा एकदम खुश है और उत्साहित है। और दूसरी बात आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जब वो आएंगे तो उनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो लीजिए सवालों का जवाब आप मुझसे लीजिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है हनी जी, आपने सुभाष झा जी का जवाब दे दिया। पहले तो जीएसटी लागू किया, नोटबंदी किया गया। हाँ ठीक है हनी जी सुनिए, आप बोल लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ रोक रही हूँ, आप बोल लीजिएगा। हनी जी सुनिए, आपने पहले तो उनका नाम सुभाष झा जी है। अशोक आप गलत बोल रहे हैं, माफी चाहूंगी, आप करेक्ट कर लें। और दूसरी बात ये कि आपने उनका जवाब दे दिया, लेकिन सभी विपक्षी दल आपके लिए यही कह रहे हैं, चाहे यूकेडी के हो चाहे उमा जी आम आदमी पार्टी से हो।
सभी विपक्षी का क्या है मतलब, आप बताइए। गरिमा जी, बंगलुरु में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, आप बताइए। बंगलुरु में जो ये लोग एकत्रित होकर स्नैक्स पार्टी और टी पार्टी करने गए थे, महागठबंधन करने गए थे, वो उनका इंटरनल मैटर है, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? जस्ट लेट मी कंप्लीट। ये लोग जो वहां पर स्नैक्स पार्टी और टी पार्टी करने गए थे बंगलुरु वगैरह में, वो वहां गठबंधन करने गए थे। महागठबंधन का क्या मतलब होता है? मैं गरिमा जी के साथ, गरिमा जी मेरे साथ, हम दोनों जब एक्टिवा में एक साथ निकलेंगे तो हम दोनों बहन बहन है। कोई दूसरा बोलेगा तो देंगे चपत, एक साथ हल्ला बोलेंगे और रैलियां निकाल देंगे। तो ये गठबंधन मेरा और गरिमा जी का हो गया। तो हम दोनों जब एक साथ कहीं बैठेंगे तो हम दोनों एकदम सगी सहेलियां हैं। तो यही चीज गठबंधन के साथ है और सभी विपक्षी दल एक सुर में एक बात बोलेंगे, क्योंकि वो गठबंधन के साथ है और गठबंधन में यही होता है कि अभी तो आप ही ये बात कह रही थी, अभी आपने पहले वक्तव्य के दौरान आपने ही ये बात कही कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनके सारे साथी इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब आप ही अपने डिबेट में ये बात कह रही हैं कि सब एक है तो एक जैसी बात बोलेंगे। गरिमा जी सुने, मैंने कहा एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। मैं अपने कहे हुए सेंटेंस यानी अभी जो मौजूद लोग हैं अभी ये साथ में है, एक एक करके। हाँ हाँ, एक एक करके। ममता बनर्जी ने इनके कुकर्मों के कारण, क्योंकि न्याय यात्रा बंगाल में पहुंच रही थी, ममता बनर्जी हनी जी आप सूचित नहीं किया गया। तो ममता बनर्जी ने घोर गुस्से में आकर ये कहा कि कांग्रेस को अकेले लड़ना है तो लड़े, लेकिन मैं इनके साथ इनका समर्थन नहीं करूंगी। तो ममता बनर्जी पार्टी की भी बारी है। भगवंत मान ने एकदम ये कहानी सुनाएगी तो एक एक करके ये माला लेंगे। गरिमा जी, वेयर आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अभी मंजू जी के पास जाते हैं। मंजू जी, वो कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, अगर आपको रैली करनी है उसके लिए कुछ दिन पहले परमिशन मांगनी होती है। ये गलती कांग्रेस पार्टी से, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि हम 70 साल पुरानी पार्टी हैं, आप कैसे कर सकती है? कई राज्य आपके भी हैं जहां पर आपकी सरकार है, क्या वहां पर आप इस प्रोटोकॉल को नहीं मानते? वहां पर अगर दूसरे जो आपके विपक्ष में बैठी पार्टी है वो अगर धरना करने की, रैली करने की अनुमति मांगती है तो उसके लिए भी एक समय अवधि होती है, उसको भला कांग्रेस पार्टी कैसे पूरा नहीं कर रही है? यह भी एक सवाल है। आप मौका क्यों दे रहे हैं उनको कोई भी पॉइंट उठा पाने का? गवर्नमेंट है, ये भाजपा वाले हैं, इनकी फितरत है कि हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप, क्योंकि ये फितरत है। अगर परमिशन मांगी गई 23 तारीख को भी मांगी गई है तो डीएम शी कैन नॉट डिनाई, उनको मना नहीं कर सकती। अगर उनको आदेश होना चाहिए, अगर उनको कहा गया है कि हमारे विपक्ष के नेता आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उनको उसकी व्यवस्था की देखरेख करनी चाहिए और परमिशन देनी चाहिए। वो इधर से उधर, इस कोने से उस कोने गुमराह करने का काम क्यों कर रही है? क्योंकि उनके ऊपर भाजपा वालों का दबाव है। हाँ। और इन्हें पता है कि इन्होंने जितनी इनकी योजनाएं हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। सरकारी क्षेत्रों का जो दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, उस पैसे को इलेक्शन में भुनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी एक तरफ कह के डबल इंजन की सरकार कर दो जी, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, यही सब लॉलीपॉप देके इन्वेस्टर समिट कराया गया। और इन्वेस्टर समिट में इन्होंने बड़ी बड़ी मड़ुआ खाइए, मोटा अनाज खाइए, ये खाइए, और कैटरिंग किसकी की? ताज की 200 करोड़ रुपया ऐसे थोड़ी खर्च हो गया, उसका वही खोदा पहाड़ निकली चुईया क्या सामने आया? तो इन लोगों की ये आदत, फूट डालो राज करो, कभी इनके ऊपर छीटाकसी करो, कभी उनके ऊपर करो, जिससे जो सही मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम करो। बेरोजगारी हो गई, बाहर में बोलते हैं अरे भाई सैनिकों का प्रदेश है उत्तराखंड, हर घर से एक। आपने तो पहाड़ के जो सैनिकों की पेंशन पे उनका परिवार निर्भर रहता था, अग्निवीर जैसी योजना लाके उनके मुंह से खाने का निवाला छीन लिया। ये वो पार्टी है। तो वही बोलते हैं सूप बोले चलनी पे बोले जिसमें बात करते, ये हमें नियम सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक ओजस्वी इतिहास है। हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? हम जो है ये क्या सोच रहे हैं परमिशन नहीं देंगे तो खड़गे जी की रैली नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इनको कैसे पता लोग नहीं आएंगे? ये बड़बोलापन शोभा नहीं देता है।
मैडम को बताना चाहती हूँ कि कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन आप कितने भी अटकलें डालिए, कितने भी हिंड्रेंसेस क्लियर करिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके पास ठीक है, मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं डरे तो हम आपसे डरेंगे? आपके पास लौटेंगे। उमा जी, अभी मंजू जी ने हनी जी ने यही कहा कि देखिए सब लोग जो है अलग होते जा रहे हैं धीरे धीरे गठबंधन से, लेकिन दूसरी ओर ये भी कह रही है कि भाई अभी कुछ लोग साथ भी है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एक एक कर अलग हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी क्यों आखिर, अगर खड़गे जी की रैली को अनुमति नहीं मिल रही है, इसके पीछे एक देखिए नो डाउट कि ये होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है। मान लीजिए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर किसी को कोई रैली करनी है, धरना करना है, इसके लिए एक शासन से परमिशन होती है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। वो पूरा क्या करना चाहिए था, क्योंकि आप अगर पॉइंट दोगे तो वो आपके विपक्षी हैं, आपके लिए तो वो विपक्षी है ना, वो क्यों आपको मौका देंगे? आप राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हैं, तो ऐसा मौका क्यों देना? देखिए गरिमा जी, मैंने यही बात अपने पहले वक्तव्य में बोली है कि वी आर इन वॉर, ये युद्ध है। हमारी सेनाएं आमने सामने सज चुकी हैं और अब हमें हमारे तरकश में क्या क्या तीर हैं और क्या क्या हमारे तीर, क्या मतलब मेरा कहने का मतलब क्या क्या हमारे मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाना है। अगर खड़गे जी की रैली को परमिशन नहीं मिली तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो जरूर बनाया गया होगा तरफ से कि देखो इन्होंने लेट किया, इन्होंने ऐसा किया, इस वजह से हमने परमिशन नहीं दी। जबकि ऐसा हो सकता था कि परमिशन देना ना देना डीएम साहब की अपनी चॉइस नहीं है। उनको सिंपल एक मैसेज उनको मुख्यमंत्री जी से करना था कि सर ये परमिशन आई हुई है, क्या करना है। और मुझे अच्छे से मालूम है कि ऊपर से ही दबाव आया है कि उनकी रैली को आप परमिशन मत दीजिए, लेकिन एक कारण जरूर लिखा जाता है। हाँ, क्योंकि अभी हम हिंदुस्तान में है, लोकतंत्र में है, कागजों पर बात होती है कि भाई रीजन क्या आया वहां से, तो रीजन उन्होंने बता दिया कि आपने लेट परमिशन मांगी इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे पाए। जबकि हमने देखा है कि कुछ घंटों पहले भी परमिशन जो है दी जाती है, और हम सबको मालूम है कि हम चुनाव में है। हमारा प्रशासन अगर इतना सोया हुआ है और हमारे कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था अगर इतनी बेकार है, इतनी लचर है कि हमारी रैली नहीं करवा पा रही है खड़गे जी की, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस समय उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी पुलिस की हमेशा यहाँ पर तारीफ करते हैं, अपने प्रशासन में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव है सत्ताधारी दल का, उस दबाव के सामने वो लोग भी बेचारे नतमस्तक होते हैं। उनकी नौकरी है, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं ऐसी पोस्टिंग पे भेज दिया जाएगा जहां से वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है, और ये राजनीतिक दबाव का ही खेल है कि हमारी डीएम साहिबा उनको परमिशन नहीं दे पाई, जबकि वो दे सकती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि वी आर इन वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इस समय बीजेपी के हाथ में सत्ता है, और सत्ता के दुरुपयोग का ये पहला मौका नहीं है। हमने इससे पहले भी हजारों मौके देखे हैं सत्ता का जो दुरुपयोग बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, चाहे वो पत्रकारों के ऊपर प्रेशर है, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर है, चाहे वो हमारे तमाम जो दूसरे नेतागण है, विपक्षी पार्टी के जो बड़े बड़े नेतागण है उनके ऊपर प्रेशर है। इस पूरे प्रेशर को हम लोग देख रहे हैं और झेल रहे हैं। ये दौर आता है, देखिए इस समय बीजेपी का दौर है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। इस समय उनकी सत्ता चल रही है, उनके सितारे बुलंदी पर है, वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन और सबसे पैसे वाली पार्टी बनकर खड़े हुए हैं। अडानी और अंबानी जी के नाम के जो दो कहते हैं स्तंभ उनके सामने जुड़े हुए हैं, उन्होंने पैसे से इतना मजबूत बीजेपी को कर रखा है कि आम आदमी पार्टी हो या दूसरी तमाम पार्टी हो, कहीं ना कहीं उस पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठीक है। अभी अंतिम प्रतिक्रिया हम उनकी लेंगे, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद जी के पास में भी एक बार जाते हैं। शांति प्रसाद जी, आरोप वही है कि देखिए वो कह रहे हैं कि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जिसके चलते नहीं हुआ। इसमें उनका कोई रोल नहीं है, प्रशासन का रोल है। अब असल में जिम्मेदार कौन है, देखिए ये पता लगा पाना एक मुश्किल काम है। लेकिन एक तरफ मोदी जी की रैलियों की अनुमति लगातार हो रही है, खड़गे जी पहुंच रहे हैं, उनको अनुमति नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हुई? क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, तो कम से कम तब तो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, आपको भी पता है कि आपका प्रचार करना, अपनी बात जनता तक पहुंचाना कितना जरूरी है। देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र में पार्टियां प्रोग्राम ओवरनाइट करती हैं, और सरकार के संज्ञान में मामला रहता है, केवल सूचनार्थ एक एप्लीकेशन दे दी जाती है कि भाई हमारा ये कार्यक्रम है, सूचनार्थ आपको दिया जा रहा है, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि लोकतंत्र में अब स्वीकृति ना मिलना, व्यवस्था पर लाचारी प्रशासन के दिखा देना, ये बड़ा घातक समय है। अगर ये ऐसा
आगे होता रहेगा तो एक दौर कहीं ऐसा ना आ जाए कि अभी तो अखबार मैनेज हो रहे हैं, बाद में घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाए कि बाहर निकलना बंद, तुम बोलोगे भी नहीं, चलोगे भी नहीं, कार्यक्रम होगा भी नहीं। भाई इस समय देश के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण समय है, ये 3 महीने हैं जिसमें लोकतंत्र की आवाज को जनता तक पहुंचाना है, जनता ने सहमति जतानी है और उसके बाद अपनी सरकार चुननी है। दुर्भाग्य देखिए 3 महीने चुनाव के रह गए हैं, यदि विपक्ष की पार्टी कोई कार्यक्रम कर रही है और जिला अधिकारी एक अदना बाबू तो है, डीएम क्या है, एक जेंटलमैन बाबू तो है, और अगर एक बाबू इतना दुस्साहस कर रहा है कि विपक्ष के नेताओं को अनुमति ना मिले, इसके लिए यदि हिला हवाली कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा दबाव उस अधिकारी के ऊपर है कि वो सरकार के इशारों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, लोकतंत्र में अब आप देख लीजिए इन 5 वर्षों में आप मुझे एक डिबेट दिखा दीजिए अपने उठाकर जिसमें आपने ये कहा हो कि सरकार ने शानदार काम किया, उत्तराखंड का भाग्य चमका। हर दिन रो रहे हैं हम, हर जगह घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारों के नौकरियां छिन रही हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश से 26 राज्य विरोधी संशोधन हुए उस पर कुछ काम नहीं हुआ, जंगली जानवर से हमारे बच्चे मर रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं हुआ, जो गांव गोद लिए उन गांवों का क्या स्थिति है इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं हो रहा, हर घर नल हर घर जल घोटाले की भेंट चढ़ गया है। गांव गांव में इन्होंने पंचायती राज के तहत कूड़ेदान बना दिए, उसमें भी घोटाला हो गया, मगर कर्मचारी नहीं रखे, वो कूड़ेदान में इतनी बदबू आ रही, गांव के गांव बदबू में चले गए, और जंगली जानवरों कूड़ा प्लास्टिक खा के मर रहे, उस पर पंचायती राज को शिकायत करते हैं, भाई इसका उठान करो, तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है आप ऑल वेदर से लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर जगह आप फेल हो रहे हो। गंगा सफाई में आपकी हालत यह है कि चंद्रवदनी में सारी गंदगी गंगा में जा रही है, 10 साल से चीख चीख के मर गए, भारतीय जनता पार्टी इसका कोई समाधान करने को तैयार नहीं है। ये तमाम इश्यूज हैं, अगर हम इस पर सवाल कर रहे हैं, अब ये मुद्दे होने चाहिए, मगर क्या करें, दुर्भाग्य हमारा ये हो गया लोकतंत्र में कि अब देख लीजिए चुनाव में सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे, बेरोजगारों के मुद्दे गायब हो जाएंगे, पलायन के मुद्दे गायब हो जाएंगे, अखबार मैनेज कर मोदी 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 कर यदि आप उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंककर वोट पाने का प्रयास कर रहे हो, अगर ये लोकतंत्र है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये कहना है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं इन 10 वर्षों में जिस पार्टी ने इंच मात्र काम नहीं किया, उस पार्टी के खिलाफ तो अखबारों से लेकर चैनलों तक सब जगह खुले आम बोला जाना चाहिए कि वो झूठ बोलने वाले सरकारें हैं। हम इनसे पूछें कि वो भाइयों बहनों पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम में बस हो गया कि सबको बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हनी जी मैं आपके पास आऊंगी, सबसे आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी। ठीक है ठीक है, आप 450 हो गया। बिल्कुल हनी जी मैं आती हूँ आपके पास, डोंट वरी। ठीक है शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी ठीक है, अभी और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। सुभाष जी जल्दी से, बस महज 1 मिनट है आपके पास, उसके बाद हनी जी की अंतिम प्रतिक्रिया होगी। सुभाष जी आपने सबको सुना, हनी जी कह रही है कि देखिए प्रोटोकॉल फॉलो करिए, आपको पूरी अनुमति है, प्रशासन एक अलग तौर पर काम करता है, सारे आरोप सत्ता पक्ष पर नहीं मढ़े जा सकते। लेकिन सुभाष जी देखिए बड़ी बात यह है कि देखिए अगर वो काम कर रहे हैं या उनकी ओर से जो भी किया जा रहा है वो इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली, कुछ भी हो सकता है, अनुमति न मिलने की बात एक अलग हो गई, लेकिन जितने सारे आरोप विपक्ष लगा रहा है ये इसलिए भी है क्योंकि विश्वास तो जनता उन्हीं पर दिखा रही है। अगर आप वोट पर डालेंगे, नतीजों पर डालेंगे नजर, तो सारा विश्वास तो बीजेपी के साथ ही है, जनता का समर्थन तो बीजेपी के साथ ही है। फिर विपक्ष रैली करता है नहीं करता है वो तो विपक्ष, खैर चुनाव है, चुनाव में सभी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई अपना सब कुछ झोंकेगा। लेकिन बड़ी बात ये ना कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनका सच सामने आ जाएगा। कौन सा सच? अभी तो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जो तस्वीर निकलकर सामने आई क्या वो जनता ने नहीं देखी? गरिमा जी सबसे पहले बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष ने बताया, विपक्ष ने अपनी बात कही है, ठीक है ना, और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में हैं, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी फेलियर है। आप इससे क्या बताना चाहते हैं? अगर 4 दिन पहले 3 दिन पहले आप एक रैली नहीं मैनेज कर सकते तो इसका मतलब प्रशासन की व्यवस्था की कमजोरी है, प्रशासन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक रैली वो मैनेज नहीं कर सकती।
तो ये सरकार की कमजोरी बता रही है या इसकी सुरक्षा का इंतजाम बता रही है? ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये बात भी कमजोरी दर्शाता। मैं बीजेपी प्रवक्ता की भाषा तो नहीं बोल सकती ना। हाँ, मैं बीजेपी प्रवक्ता की भाषा तो नहीं बोल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार में है तो जाहिर है लोग इनसे सवाल करेंगे और इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अब इनको अगर आदत लग गई है हाजी हाजी वाले पत्रकारों की, तो वो पत्रकार वहां भाजपा दफ्तर में जाते होंगे, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, ठीक और है। मैं किसी न मंत्री न किसी संतरी के पास जाता हूँ। ठीक है सुभाष, जनता का सवाल होगा वो सवाल हम आपसे करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार से ही सवाल किए जाते हैं और विपक्ष ही नहीं, जनता भी अगर सवाल करेगी तो सरकार से ही, सत्ता पक्ष से ही किए जाएंगे। ठीक है सुभाष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुभाष जी, वक्त कम है, हम हनी जी के पास ही जाएंगे। सुभाष जी की बात बिल्कुल ठीक है हनी जी, कि देखिए सवाल सत्ता पक्ष से ही होते हैं, क्योंकि कुर्सी पर आप हैं, विश्वास में आपको लाया गया, आपको मौका दिया गया, जवाबदेही आपकी ही बनती है। एक बहुत अहम सवाल उन्होंने ये उठाया कि अगर आप 4 दिन पहले एक रैली को मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये भी आपकी असफलता ही दिखा रहा है। बीजेपी जैसी सरकार जहां पर हो, भला वहां पर 4 दिन पहले एक रैली को मैनेज ना कर पाए, ये तो फिर सवाल अपने आप उठने लगेगा ना, क्योंकि आप वो करते हैं, आपको लोग उस काबिल मानते हैं, बावजूद इसके आप अगर ऐसा व्यवहार दूसरे दलों के साथ करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना मैडम। गरिमा जी, सवाल तो उठेंगे मैडम। यहाँ 4 लोग बैठे विपक्ष के। मैं चारों को विपक्ष में ही लेती हूँ। ये 4 विपक्ष लोग मेरी 2 बात का जवाब पूरे 1 घंटे में नहीं दे पाए। ये है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता की काबिलियत कि 2 सवाल ऐसा करी कि 4 लोग भी उस चारों का जवाब नहीं दे पाए। मैंने 16 तारीख की डेट के बारे में पूछा कि कब परमिशन मिली, कब लेटर दिया गया, उसका जवाब ये चारों मिलकर भी नहीं दे पाए। और एक ही रट्टा लगाए हुए हैं कि परमिशन के लिए ये वो। देखिए हनी जी, ठीक है, आप अपनी बात आपने कह ले। देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप कह रही हैं कि 4 लोगों में से आप चारों को विपक्ष मानती है। पहली बात देखिए, पत्रकारों को सवाल पूछने का, मैं भी आपसे सवाल ही पूछ रही हूं, इसमें उनको विपक्ष में गिनना, खैर वो आपकी मानसिकता बताएगा। लेकिन दूसरी बात यह भी कि सवालों का जवाब आपने भी विपक्ष के नहीं दिया, आप अपनी कहते हैं, विपक्ष अपनी कहता है, तो ये तो राजनीतिक दलों में बहुत स्वाभाविक और सामान्य सी बात हो गई है। तो इस बात पर डुग्गी पीटना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने भी आपसे सवाल किया था कि देखिए आपके पास मौका था, आप अपनी मजबूती दिखाइए ना कि आपको कितनी यहाँ पर आप कितने शक्तिशाली हैं, आपका प्रशासन क्यों ऐसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये भी तो कमी ही हुई कहीं ना कहीं आपकी। ठीक है जी, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, जल्दी से जी, मैं जवाब दे। हाँ बोलिए। तो नहीं हूँ आपकी बात का, सुनिए मेरी बात तक उम्मीद है इनकी रैली को परमिशन मिल जाएगी। ये अभी उनका वक्तव्य तुरंत 1 मिनट पहले आया है कि जिला अधिकारी के बयान से कांग्रेस को ग्राउंड मिलने की जगी उम्मीद और कांग्रेस को ग्राउंड मिल सकता है। ये अभी तुरंत निर्णय आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कैसे अनुमति देता है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों की रैलियां संपन्न हो पाती हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।